हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप इस विषम परिस्थिति और महामारी के समय में आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं एक हिंदी व्याकरण की सीरीज शुरू किया हूं, जिसमें हमने अब तक संधि पर विचार किया है। उसमें भी स्वर संधि और व्यंजन संधि पर हमने बात कर लिया है। उम्मीद है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों संधियों पर जो हमने लेक्चर दिया है वो आपको पसंद आया होगा। और जो भी डाउट्स हो उस डाउट्स को आप कमेंट्स के रूप में नीचे बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आगे उस पर एक वीडियो बनाएं और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए संधि को लेकर। आज हम विसर्ग संधि पर बातचीत करेंगे कि विसर्ग संधि में किन किन नियमों का उपयोग किया जाता है और कैसे संधियां बनती हैं। ठीक है, तो जब हम विसर्ग पर बातचीत करते हैं तो देखते हैं कि विसर्ग एक खास संकेत के द्वारा लिखा जाता है। दो जो बिंदी होती हैं ये विसर्ग का एक प्रतीक है। अभी तक हमने स्वर और व्यंजन में इस तरीके का प्रतीक नहीं देखा था, लेकिन विसर्ग जब कहा जाता है तो उसका एक संकेत है। ठीक, जैसे साइंस में प्रतीक होते हैं तत्वों के या फिर संकेत होता है, उसी तरह से हिंदी व्याकरण या फिर संधि पढ़ते समय विसर्ग को भी एक प्रतीक के रूप में इंडिकेट किया गया है। ठीक है, और इसका उच्चारण अगर करते हैं तो इसको बोला जाता है अह। जैसे हमने लिखा प्रातः, तो ये अह यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, जो कि विसर्ग का प्रतीक है। आइए हम देखते हैं कि किन किन नियमों से विसर्ग संधि बनती है। पहला नियम है, जब भी हम विसर्ग पर बातचीत करते हैं तो बार बार विसर्ग के केंद्र बिंदु रहेगा विसर्ग, और उसके इधर उधर जो वर्ण आएंगे उनमें परिवर्तन होगा और विसर्ग में भी परिवर्तन होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब स्वर संधि पढ़ रहे थे तो उसमें स्वरों का इधर उधर संयोग होता था और संधि बनती थी। जब फिर व्यंजन संधि पढ़ना शुरू किए तो उसमें व्यंजन और स्वर दोनों के मिलने से संधि बन रही थी। लेकिन जब विसर्ग संधि हम पढ़ेंगे तो इसमें विसर्ग की मुख्य भूमिका रहेगी। ठीक है, तो नियम जब आप पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला नियम ये है कि यदि विसर्ग के बाद अगर हम इसका चिन्ह भी लिखें, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो इस विसर्ग का श हो जाता है, तालव्य श। यदि ट और ठ आए तो इस विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद त और थ आए तो स हो जाता है। ये इसके नियम में है। आप देख रहे हैं जो च, छ, ट, ठ या त, थ है, ये इसको एक भाषा विज्ञान में शब्द दिया गया है अघोष। मतलब जो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है या अक्षर होता है तो उसे अघोष कहा जाता है। तो इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये भी पहला है, दूसरा है, पहला है, दूसरा। तो यदि विसर्ग के बाद, समझने के लिए नियम पहला ये कहता है कि विसर्ग के बाद च या छ आए तो उसका तालव्य श हो जाता है। देख रहे हैं तीनों स है, या ट या ठ के बाद आता है तो मूर्धन्य हो जाता है, त थ के बाद दंत्य स हो जाता है। ठीक, अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। पहला उदाहरण अगर दें तो जैसे हमने लिखा निह धन चय। ठीक, ये विसर्ग है, इसके बाद च आया है तो ये क्या हो गया, ये श में बदल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा निश्चय। ठीक, इसी तरीके से हमने लिखा दूसरे उदाहरण का धनु धन टंकार। आप देख रहे हैं कि ट आ रहा है और उसके पहले ये विसर्ग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा और ये हो जाएगा धनुष टंकार। ठीक, तो कई बार लक्षण के तौर पर देखा जाता है कि जब कोई शब्द है और उसमें आधा तालव्य श है या फिर आधा मूर्धन्य श है या आधा दंत्य स है तो अचानक लगता है कि इसमें विसर्ग संधि होगी। स्वर और व्यंजन नहीं होगी, इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। कई बार ये प्रैक्टिस के माध्यम से
कोई भी परीक्षार्थी समझ सकता है, लेकिन नियम के मुताबिक समझेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अगर त का हमने उदाहरण दें तो जैसे मैंने लिखा निहि धन तार, तो ये हो गया आधा स हो जाएगा और संधि क्या बनेगी, निस्तार। इसी से शब्द बना हुआ है निस्तारण, किसी भी चीज़ का निस्तारण करना। ठीक, तो उम्मीद है कि पहला नियम जो है कि यदि विसर्ग के बाद च छ ट ठ त थ आए तो क्रमशः स, मूर्धन्य स और दंत स हो जाता है। ठीक है, और उदाहरण के माध्यम से आपने समझ भी गए होंगे। दूसरा नियम हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें, क्योंकि केंद्र बिंदु में विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, इस संधि के केंद्र बिंदु में विसर्ग रहेगा। दूसरा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आता है और विसर्ग के बाद क, ख, प या फ आता है तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ये जस का तस होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नियम ये है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ, आप देख रहे हैं ये भी पहला दूसरा वर्ण है, तो ये अघोष में आ जाएगा। ठीक है, इसको उदाहरण से समझें, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण जैसे हमने लिखा प्रातः प्लस काल, तो क्या हो गया, प्रातः काल। इसमें आप देख रहे हैं कोई बदलाव नहीं होगा, ये आके जुड़ गया, इसमें जुड़ गया है, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि यदि आप देख रहे हैं कि विसर्ग के अगर त को तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और विसर्ग के बाद क आ रहा है, जो कि नियम कह रहा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे है पयः प्लस पान। पय माने दूध और पान माने को पीना। ठीक है, तो अब इसमें क्या संधि आप देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले य प्लस अ आया हुआ है और इसके बाद प आया है, जैसा कि यहाँ पे नियम में कह रहा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसकी संधि क्या होगी, पयः पान। जब पूरा विसर्ग संधि पढ़ लेंगे तो कई जगह विसर्ग का ओ हो जाता है, कई जगह र में बदल जाता है, कई जगह ऐसे, तो जब आपको नियम पता रहेगा तो आप संधि ठीक से कर पाएंगे। नहीं तो विकल्प में पयः पान भी रहेगा और पयो पान भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा अगर ध्यान नहीं देंगे। तो उम्मीद है कि ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि यदि अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद क, ख और प, फ है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने उदाहरण के साथ प्रातः काल और पयः पान बता दिया। ठीक, तीसरा जो नियम है कि यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग हो, ठीक, मैं विसर्ग इसलिए पूरा लिख रहा हूँ कि ये संकेत के माध्यम से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए विसर्ग पूरा लिखना पड़ रहा है। के बाद यदि क, ख, प, फ आए तो फिर इस विसर्ग में क्या परिवर्तन होगा, इस विसर्ग में हो जाएगा स हो जाएगा। ये विसर्ग जो है ये स में बदल जाएगा। ठीक, इसके पहले वाले नियम में हमने देखा कि विसर्ग के पहले अ आ रहा था और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आ रहा था, तो उस विसर्ग में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, जाके दोनों शब्द आपस में मिल जा रहे थे। लेकिन इस नियम में देख रहे हैं कि यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग लगा हो और उसके बाद फिर क, ख और प, फ आए तो विसर्ग किस में बदल जा रहा है, स में परिवर्तित हो रहा है। ठीक, आप इसको नोट करते जाइए तो एक नोट्स बन जाएगा, तो आपको बाद में समझ में आएगा। अब उदाहरण के साथ देखते हैं क्या है। जैसे मैंने लिखा निहि धन कपट। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि न है प्लस ई है, इसको तोड़ कर देखेंगे और ये विसर्ग है और उसके बाद क्या आ गया, क आ गया, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा स में, तो इसकी संधि होगी निष्कपट।
कई बार परीक्षा में पूछ देगा कि निष्कपट में कौन सी संधि है, तो तुरंत आप बता देंगे कि विसर्ग संधि है, लेकिन जब उसको संधि विच्छेद करेगा तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसकी संधि विच्छेद निधन कपट हो जाएगी। और जब जोड़ना होगा तो कैसे बना है, क्योंकि विसर्ग के पहले ई आया है और बाद में क आया है, इसलिए आधा स हो जा रहा है। ठीक, दूसरे उदाहरण के साथ देखें तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है नि धन फल। ठीक, पहले क आया था और इस बार फ आ गया है, तो ये किस में बदल जाएगा, आधा स में, तो हो जाएगा निष्फल। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ऊ से भी देख लेते हैं। तो लिखते हैं हम दुह धन कर, तो क्या हो जाएगा, ये आधा स हो जाएगा और संधि हो जाएगी दुष्कर। ठीक, ठीक है, तो उम्मीद है कि तीसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब ई या ऊ के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद क, ख, प और फ आए, तो ये विसर्ग जो है ये परिवर्तित हो जाता है मूर्धन्य स में। और उदाहरण देकर फिर मैंने बताया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर चौथा उदाहरण देखें, चौथा उदाहरण ये कहता है कि यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग आए, ठीक, और उसके बाद र आ जाए। ये एक सूत्र है कि यदि कोई शब्द है जिसके आखिरी में ई आ रहा है या ऊ आ रहा है और उसके बाद विसर्ग लगा है और फिर उसके बाद र आ रहा है, तो इस विसर्ग में क्या परिवर्तन होगा, ये जो विसर्ग है यह, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, ये ई और ऊ ये दोनों क्या हो जाएगा, बड़ा ई और ऊ में बदल जाएगा। ठीक, और इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। फिर से समझिए कि यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग आता है और उसके बाद र आता है, तो क्या होगा, ये दोनों ई और ऊ जो हैं ये अपने दीर्घ में बदल जाएंगे और साथ ही में विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ पर मतलब दो घटनाएं हो रही हैं, विसर्ग का लोप हो रहा है और इधर ई और ऊ का दीर्घ हो रहा है। अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझें। जैसे मैंने लिखा निहि प्लस रव। ठीक, ये ख की तरह लग रहा होगा लेकिन ये रव है। ठीक, र है ये, और यहाँ पर विसर्ग है। आप देख रहे हैं कि इसके पहले ई आया है और फिर विसर्ग है और फिर र आया है, तो सूत्र के अनुसार क्या होगा, पहले तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो ये ई है ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो न पे बड़ी की मात्रा और विसर्ग का लोप हो जाएगा और रव, नीरव। ठीक, इसी तरीके से निरोग, निरोग लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक, तो इसमें संधि करने के लिए कई बार आ जाएगा, तो हो जाएगा निहि प्लस रोग। तो आप देख रहे हैं यहाँ छोटी की मात्रा है, लेकिन जब संधि हो रही है तो ये बड़ी हो जा रही है। जैसे ये नीरव हो गया, ये नीरोग। ठीक, इसी तरीके से एक और उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मैंने लिखा निहि प्लस रस। ठीक, आप देख रहे हैं ये छोटी की मात्रा है, इसके बाद विसर्ग है और फिर र है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सूत्र के अनुसार ये दीर्घ हो जाएगा यहाँ पर और नी रस। ठीक, तो उम्मीद है कि ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। चौथा नियम उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया। इस नियम में ये था कि यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग आए और उसके बाद र आए, तो ई और ऊ दीर्घ हो जाते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। नीरव और निरोग, नीरस, ये सब उदाहरण है इसके। ठीक, पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम ये कहता है कि अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर आए, उसके बाद विसर्ग आए, उसके बाद विसर्ग आए, फिर इसके बाद स्वर आए, कोई स्वर आ जाए या फिर कोई सघोष आए। जब सघोष में लिख रहा हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा,
चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष के अंतर्गत आता है। तो इस संधि पढ़ाते हुए आपको अघोष सघोष एक क्लियर हो गया होगा कि अघोष जो है वो पहला दूसरा है यानी कि 12 और सघोष 345 मतलब तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, तो यही यहाँ पर कह रहा है कि सघोष आए या ये नियम थोड़ा लंबा चौड़ा है, य र या ल व आए तो इस विसर्ग में क्या परिवर्तन होगा, ये विसर्ग र में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यदि अ या आ को छोड़कर इसके अलावा कोई भी स्वर आए, उसके बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या फिर कोई सघोष आए या फिर य र ल व आए तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा नि धन मल। ठीक, तो इसका जो होगा अब ये र में बदल जाएगा। ठीक, तो इसका संधि विच्छेद होगा निर्मल। ठीक, इसी तरीके से नि धन गुण, आप देख रहे हैं गुण तीसरे नंबर पे, क ख ग, ग जो है वो तीसरे नंबर पे है, म जो था वो पाँचवें नंबर पे था, इसीलिए ये बदल गया, विसर्ग जो है वो र में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, निर्गुण। अब आपको समझ में आ गया कि निर्गुण शब्द कैसे बना है, नि प्लस गुण और वो कन्वर्ट हो गया विसर्ग उसका र में और जाके इस पे टिक गया। ठीक है, तो ये निर्गुण बन गया। इसी तरीके से शब्द है निर्धन, मतलब नि प्लस धन बराबर क्या हो गया, निर्धन। अब ध जो है त थ द ध मतलब चौथा वर्ण है। ठीक है, इसीलिए ना चेंज हुआ। हाँ, तो ये इस तरीके से है कि जब अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और उसके बाद विसर्ग आए, फिर स्वर आए या फिर सघोष आए या फिर य र ल व आए तो जो विसर्ग है वो र में बदल जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, आ गया दुर्गंध का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दुह धन गंध, ये कैसे बदल गया, दुर्गंध। ठीक, ये जो विसर्ग है ये र में बदल गया है, आधा र में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला नियम देखते हैं, वो क्या कहता है। अगला नियम है कि जब अ के बाद विसर्ग आए, अ के बाद विसर्ग आए और उसके बाद सघोष आए, सघोष आए या फिर य र ल और व आए तो क्या होगा, ये विसर्ग जो है इसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि इसके पहले वाला जो नियम था वो अ और आ को छोड़कर था, मतलब कि उसके बाद जो भी उसके अलावा स्वर आएंगे और फिर विसर्ग आएगा और उसके बाद सघोष आएगा या फिर कोई स्वर आए फिर य र ल आए तो वहाँ पर क्या हो रहा था, र हो जा रहा था विसर्ग में। अब यहाँ पर नियम कर रहा है कि यदि अ के बाद विसर्ग आए, उसके बाद सघोष आए, उसके बाद य र ल आए तो विसर्ग किस में बदल जा रहा है, ओ में बदल जा रहा है। इसीलिए इस संधि का नाम विसर्ग संधि पड़ा है, क्योंकि जो भी बदलाव ज़्यादातर हो रहे हैं वो सब विसर्ग में हो रहे हैं। अब ओ कैसे हो रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ मनः प्लस रथ, तो आप देख रहे हैं न को जब तोड़ेंगे तो अ हो जाएगा। ठीक, अ के बाद विसर्ग आया है और उसके बाद र आ गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, मनोरथ। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ दूसरा उदाहरण दें। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मनोरथ इत्यादि। अब एक उदाहरण दें, सरह प्लस ज। ठीक, तो आप देख रहे हैं र को जब तोड़ेंगे तो र प्लस अ आएगा, फिर प्लस विसर्ग, फिर प्लस ज, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा इस सूत्र के अनुसार। तो ये क्या बन जाता है, सरोज। बहुत लोगों का नाम होता है सरोज, सरोज मतलब कमल। ठीक है, तो इस तरीके से बदलाव हो रहा है। एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे मनोहर मान लीजिए किसी का नाम है मनोहर,
तो इस संधि को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि इसमें जो संधि विच्छेद इसका होगा मनः प्लस हर। ठीक, कन्फ्यूजन कम होने लगता है, क्योंकि जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी गुण संधि के अंतर्गत ए ओ अर हो जाता है, ओ वहाँ पर ही आता है। तो अगर उसके हिसाब से कोई देखेगा तो कन्फ्यूजन में होने लगेगा कि इसमें कहीं गुण संधि तो नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि गुण संधि एक स्वर संधि के अंतर्गत है, तो इसके बाद स्वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्यंजन है, यहाँ पर ह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, यशः प्लस दा, तो ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि स में अ छिपा है, उसके बाद विसर्ग है, फिर द है। अब द क्या है, ये सघोष है, मतलब अपने वर्ग का तीसरा चौथा में से पांचवा में से होगा। तो आप देखेंगे त थ द तीसरे नंबर पे है। ठीक, तो क्लियर हो गया फार्मूला के अनुसार। अब क्या हो जाएगा, ये यशोदा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम ये कह रहा है कि यदि अ के बाद विसर्ग आए फिर उसके बाद अ आए तो क्या बदलाव होगा। यदि अ के बाद विसर्ग आए और फिर अ आए तो ये जो अ है ये किस में बदल जाएगा, ओ में, और ये जो अ है ये बदल जाएगा, एक संस्कृत में शब्द ऐसे प्रतीक बनता है इस तरीके से। ठीक, और विसर्ग में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसका ये हट जाएगा। ठीक, लोप हो जाएगा इसका। और संधि कैसे बनेगी, जैसे मैंने लिखा प्रथमः अध्याय। जब आप सत्यनारायण जी की कथा सुनते होंगे तो उसमें ऐसे ही प्रथमो अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय इस तरीके से आता है, तो उसमें विसर्ग संधि होती है। कहने का मतलब ये आप दिमाग में रखिए। अब केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। ठीक है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आया है तो प्रथमो, यहाँ का अ जो है वो ओ में बदल जाएगा, और ये जो अ है ये ऐसे बदल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अध्याय। ठीक है, तो उम्मीद है कि जब ये नियम कहता है कि जब अ के बाद विसर्ग आए और उसके बाद अ आए तो अ में बदलाव हो रहा है और विसर्ग का लोप हो जा रहा है, और उदाहरण मैंने दिया प्रथमो अध्याय। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत कुछ नियम थे। कुछ अपवाद भी हैं कुछ नियमों में, कि यदि अ के बाद विसर्ग आए, ठीक, फिर कोई अन्य स्वर आए तो क्या होगा, विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो शब्द हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा अतः प्लस एव। ठीक, इसमें संधि हो जाएगी, अब ये विसर्ग लोप हो जाएगा और ये दोनों जाकर मिल जाएंगे तो हो जाएगा अतएव। ठीक, अतएव शब्द आता है हिंदी में, तो इसी तरीके से बना है, और अतएव में क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको विसर्ग इन 6-7 नियमों के माध्यम से समझ में आ गया होगा, और विसर्ग संधि से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो संधि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि चल रही थी 3 लेक्चर्स में, वो आज कंप्लीट हो गई। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरा 50वां एपिसोड है, मतलब कि इसके पहले मैं 49 कर चुका था, ये 50वां लेक्चर मैं आप लोगों के सामने डिलीवर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये अर्धशतक हुआ, अगर क्रिकेट की शैली में कहा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप लोग लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं, ये भी मुझे प्रोत्साहित कर रहा है, मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है। तो उम्मीद है कि ऐसे ही लगातार आप जुड़े रहेंगे। अभी तो आप जुड़े हैं, अब दूसरे को भी जोड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और जितना हो सके इस लेक्चर को आप शेयर कीजिए तो अच्छा लगेगा।